गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, एयर में वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो चार्जेस रखे गए हैं और इन पर आपके पास जो चार्ज दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलम और 3 × 10⁻⁷ कूलम, और इन पर फोर्स फाइंड आउट करना है कि अपने पास फोर्स कितना होगा। तो Q1 इज इक्वल टू, ये हो गया 2 × 10⁻⁷ कूलम और Q2 इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁷ कूलम, और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास 30 सेंटीमीटर, 30 × 10⁻⁻2 मीटर। मुझे इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन कितना R²। F इज इक्वल टू K की वैल्यू हो गई 9 × 10⁹, 2 × 10⁻⁷, ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁷, और R अपने पास हो गया 30। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 10⁻⁻1, स्क्वायर करोगे 9 × 10⁻⁻2। क्लियर। इस 10⁻⁻2 को ऊपर लेके जाओगे, 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, 9 से 9 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 × 3 करोगे कितना हो जाएगा हमारे पास 6, तो 10⁻11 और 10⁻⁻14, तो ये अपने पास हो गए 6 × 10⁻³ न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स हो जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दो हमारे पास सेम मेटल के दो गोले दे रखे हैं स्पेयर, एक पर चार्ज दे रखा है Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, एक पर दे रखा है Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, और दूसरे पर दे रखा है Q2 इज इक्वल टू -20 माइक्रोकूलम। क्लियर। अब आपसे क्या कह रहा है, आवेशित किए जाते हैं, चार्ज किए जाते हैं इनको, एक को तो 10 माइक्रोकूलम और एक को -20 माइक्रोकूलम। अब क्या किया जाता है, इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में अपन रखते हैं और रखने के बाद अपन अलग कर देते हैं उतनी ही दूरी पर। जैसे मैं ये कहूँ कि Q1 और Q2 के बीच की दूरी, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r दे रखी है, मतलब पहली कंडीशन तो ये हमारे पास दे रखी है स्मॉल r डिस्टेंस पर। अब दोनों को अपन पहले कांटेक्ट करा देते हैं, स्पर्श करा देते हैं, और स्पर्श कराने के बाद इन दोनों को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और इतनी ही दूरी पर रखा जाता है स्मॉल r पर। तो हमसे पूछा है कि दोनों अवस्थाओं में अपन को बल का अनुपात ज्ञात करना है, रेशो ऑफ फोर्सेस। पहली कंडीशन में कितना फोर्स लगेगा उसको डिस्कस करते हैं। तो F1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। F1 इज इक्वल टू K Q1 की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू -20 माइक्रोकूलम अपॉन कितना R²। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। व्हेन दीज स्फीयर आर इन कॉन्टैक्ट then total charge, इसका मतलब क्या है, यदि मैं इन दोनों को स्पर्श कराता हूँ, कांटेक्ट कराता हूँ, तो टोटल चार्ज कितना हो गया हमारे पास, Q इज इक्वल टू Q1 + Q2। तो Q1 की वैल्यू 10, ये हो गया -20, तो ये हो गया -10 माइक्रोकूलम। दोनों स्पेयर सेम मेटल के हैं, सेम साइज़ के हैं, इसलिए जब मैं जैसे ही, अब कंडीशन क्या हुई कि इस पहले मेटल और दूसरे मेटल को मैंने कांटेक्ट में करा रखा है, तो टोटल चार्ज जो है अब हमारे पास -10 माइक्रोकूलम, इन दोनों पर -10 माइक्रोकूलम है। अगर दोनों स्पेयर की साइज़ बराबर होती है और मैं इनको अलग कर देता हूँ, तो अब जो चार्ज होगा वो दोनों पर हमारे पास क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। मतलब अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो इस पर -5 और इस पर भी कितना हो जाएगा, -5। When spheres are separated, then each sphere has equal charge.
इसका मतलब क्या है, यदि इन स्पेयर्स को अलग कर दिया जाता है तो प्रत्येक आपके पास जो स्पेयर होगा या गोला होगा उस पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो इट मीन्स पहले और दूसरे पर जो टोटल चार्ज होगा Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश, इसका आधा हो जाएगा Q/2। इसका मतलब माइनस के 10 माइक्रो कूलम अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस के 5 माइक्रो कूलम। क्लियर। अब हमसे पूछा है इस पर अगेन अब फोर्स कितना लगेगा, तो F2 इज इक्वल टू के Q1 डैश Q2 डैश, डिस्टेंस अब भी आर है क्योंकि उतनी ही डिस्टेंस पर रखते हैं जितनी पहले है, तो पहले स्मॉल आर मानी है, अब भी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर मानी है। तो के की वैल्यू हमारे पास हो गई 9 × 10⁹, Q1 डैश की वैल्यू हो गई माइनस के 5 माइक्रो कूलम, Q2 डैश की वैल्यू हो गई माइनस के 5 माइक्रो कूलम अपॉन कितना हो गया, R²। ये हमारे पास F2 की वैल्यू हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो ये हमारे पास हो गया F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू ये हमारे पास हो गया 10 माइक्रो कूलम, दूसरा हो गया माइनस के 20 माइक्रो कूलम अपॉन R²। तो R² से R² तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ माइनस के 5 माइक्रो कूलम और ये हो जाएगा माइनस के 5 माइक्रो कूलम। क्लियर। 9 × 10⁹ आपस में कैंसिल आउट, माइनस 5 माइक्रो कूलम से इसको डिवाइड करोगे कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स। इधर 5 से जब डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास 2 और माइनस हमारे पास दे ही रखा है, तो ये हो जाएगा 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 और माइनस का सिंबल आएगा तो हमारे पास आ गया -8 और रेशो की फॉर्म में लिखोगे तो -8:1। -8 को कैसे लिखोगे, -8:1। क्लियर है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3। हमें स्मॉल a भुजा वाला कोई भी समबाहु त्रिभुज दे रखा है, मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड अपने पास दे रखी है स्मॉल a। इसके a और b पर हमें दे रखा है स्मॉल q चार्ज। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, स्मॉल a ये मेरे पास इसकी साइड दे रखी है, यहाँ पे हमारे पास स्मॉल q चार्ज गिवन है, ये स्मॉल q चार्ज है। अब क्या कह रहा है ये कि इसका जो पॉइंट C मेरे पास दे रखा है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C, ये जो पॉइंट मेरे पास C दे रखा है इस पर मुझे विद्युत क्षेत्र का परिमाण फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, जबकि साइड सब इक्विलेटरल है तो स्मॉल a है। अब एक चीज़ बताओ, इस पॉइंट पर कितने चार्जेस के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो आप बोलोगे एक तो पॉइंट A के कारण और एक पॉइंट B के कारण। ठीक है। अब इस पॉइंट A के कारण निकालोगे तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, इसको नाम लिख देते हैं वेक्टर E है, और V के कारण से जनरेट होती है तो ये हमारे पास वेक्टर EB, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ। ठीक है। अगली चीज़ देखना, अगर इसके कारण निकालोगे तो फॉर्मूला अपन निकाल चुके KQ/R², तो KQ/A², इसके कारण भी KQ/A², डायरेक्शन केवल डिफरेंट है। अब समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये भी कितने डिग्री का एंगल होगा, 60 डिग्री का। दो वेक्टर हो गए, वेक्टर EA और वेक्टर EB, दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, केवल डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मोड ऑफ वेक्टर EA और मोड ऑफ वेक्टर EB इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं कैपिटल E। क्लियर है। ठीक। अब अपन क्या बोलेंगे, चूंकि बिंदु A व B पर रखे आवेशों के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण समान है,
समान व दिशा भिन्न है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point C due to the both charges are equal in magnitude but in opposite direction. Okay, sorry, but in different direction. Different direction में। तो अपन पहले तो एक चार्जेस के कारण निकालते हैं, एक आवेश के कारण, एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द एनी चार्ज, कोई भी एक चार्ज के कारण निकाल दो। तो इसको निकाल देते हैं अपन E इज इक्वल टू के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अपन कहेंगे वेक्टर EA व वेक्टर B EB आर एट एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल पर है। तो अपन लिखेंगे ई रिजल्टेंट कितना होगा, अंडर रूट EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB और कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सॉल्व करोगे रूट EA और EB की जगह E लिख देते हैं, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E इंटू E और कॉस 60 की वैल्यू हो गई 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर कितना हो गया 3E स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 3E, और अंडर रूट 3E E की वैल्यू दे ही रखी है, अंडर रूट 3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन बोलो कितना A स्क्वायर। ये मेरे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और कौन से पॉइंट पर होगा, ये पॉइंट C पर। क्लियर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास दो इक्वल चार्ज हमारे पास बॉल्स दे रखे हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है कि डोरियां जो है आपके पास परस्पर 30 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन अपन ने एक एग्जाम्पल किया था डोरी वाला, और उसी तरीके का है, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट आपके पास जोड़ दिया है। देखते हैं अपन। दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है 30 डिग्री की है। देखते हैं अपन। ये मेरे पास इक्वल लंबाई की डोरी दे रखी है, यहाँ पे मैंने स्फीयर को, यहाँ भी मैंने स्फीयर, सॉरी एक हाँ स्फीयर मान लो, बॉल मान लो, आपके पास 30 डिग्री का ये एंगल दे रखा है, ठीक है। ये 30 डिग्री का एंगल दे रखा है। अब क्या कह रहा है ये, जब 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के द्रव में लटकाया जाता है तब भी वही कोण रहता है। मतलब यदि मैं इस पूरे सिस्टम को किसी लिक्विड के अंदर अगर ड्रॉप कर देता हूँ, लिक्विड के अंदर भी डाल देता हूँ, तब भी ये मेरे पास 30 डिग्री का एंगल रहता है। जबकि इस गोले का जो मटेरियल है, इस स्फीयर का जो मटेरियल है, उसका हमारे पास डेंसिटी दे रखी है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझसे पूछा है जिस लिक्विड के अंदर अपन इसको लटका रहे हैं उसका परावैद्युतांक कितना होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है। क्वेश्चन समझो वापस। ये L लंबाई की लेंथ है, ये भी L लंबाई की लेंथ है। इसका मास मान के चलो मैं M मान लेता हूँ, ये स्मॉल q मान लेता हूँ, ये भी स्मॉल q मान लेता हूँ। इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल r दे रखी है। अभी इनके बीच में 30 डिग्री का एंगल दे रखा है। आप ऐसे करो, अगर मैं इस एंगल को 2 थीटा मानूँ तो 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हमारे पास हो गया। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, तो इसका आधा करोगे तो ये एंगल भी थीटा हो गया और ये एंगल भी हमारे पास क्या हो गया, थीटा। अब बैलेंस कंडीशन के अंदर है, तो एक चीज़ बताओ, m पर तो मास लगेगा किधर की तरफ, नीचे की तरफ। कितना लगेगा बोलो, mg। q और q के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल। तो स्मॉल q वाला हम इस पे निकाल रहे हैं, तो स्मॉल q वाला फोर्स इधर की तरफ लगेगा, कैपिटल F।
रस्सी में कौन सा फोर्स लगेगा बताओ? टेंशन फोर्स, कैपिटल टी। क्लियर है? जब ये एंगल हमारे पास थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास बोलो क्या होगा? थीटा होगा। अब टी के जब फैक्टर करते हैं तो ये वाला फैक्टर हो गया टी कॉस थीटा, और ये वाला फैक्टर करते हैं तो ये वाला फैक्टर हो गया बोलो कितना? टी साइन थीटा। अब एक चीज़ बताओ, इस पर यदि मुझे रिजल्टेंट फोर्स जीरो करना है तो mg को कौन बैलेंस करेगा? टी कॉस थीटा। और इस विद्युत बल को या इलेक्ट्रिक फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? टी साइन थीटा। तब जाके ही तो ये बैलेंस होंगे। तो हम क्या बोलेंगे? संतुलन की स्थिति में, इन बैलेंसिंग कंडीशन, संतुलन की स्थिति में, ठीक है, क्या बोलोगे? mg की वैल्यू तो होगी, mg को कौन बैलेंस करेगा? टी कॉस थीटा। और अगली चीज, ऐप को कौन बैलेंस करेगा? ऐप को बैलेंस करेगा टी साइन थीटा। और ऐप की जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐप की जगह हम लिखेंगे आपके पास अभी एयर में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू अपॉन बोलो कितना? आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी साइन थीटा। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? ऐसे करते हैं, इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। क्लियर? तो ये तो है टी साइन थीटा और ये है टी कॉस थीटा, तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये हमारे पास बोलो कितना हो गया? mg हो गया। क्लियर? mg नीचे आ गया, t से t कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये अपने पास हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये अपने पास हो गया mg, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब अपन क्या करते हैं? इसको लिक्विड के अंदर डाल देते हैं। ठीक है? अगर मैं इसको लिक्विड के अंदर डाल देता हूं, देखना, अगर मैं इसको अब लिक्विड के अंदर डाल देता हूं, इस तरीके से मैंने इसको किसी लिक्विड के अंदर ड्रॉप कर दिया, ऐसे डाल दिया, अब भी इसके बीच में एंगल चेंज नहीं होता है। इसका मतलब अब भी एंगल वही 30 डिग्री का रहता है, और अगर 30 डिग्री का एंगल रहता है तो अब भी ये डिस्टेंस आर रहती है। ओके, लेकिन किसी भी लिक्विड के अंदर ग्रेविटेशन आपके पास या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाती है। 11th क्लास में मैंने ये फॉर्मूला लिखा रखा है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अपन किसी लिक्विड के अंदर ड्रॉप करते हैं तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाता है? g1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। रो होता है पदार्थ का घनत्व, सिग्मा होता है जल का घनत्व या द्रव का घनत्व, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ये फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करवा रखा है, आप 11th क्लास में आप देख सकते हो। अब देखोगे इससे क्या होगा कि चार्ज तो वही स्मॉल क्यू है, तो इस पर तो फोर्स लगेगा। अब किस में लग रहा है? ये मीडियम के अंदर, तो मीडियम के अंदर फोर्स लग रहा है, तो इसको लिख देता हूँ एफ डैश। नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा ये लगेगा एम जी डैश। क्या लगेगा? एम जी डैश। जी डैश की वैल्यू मैंने आपको लिखा दी। अब आगे देखो, इसमें टेंशन फोर्स चेंज होगा तो टेंशन फोर्स को लिख देता हूँ टी डैश से। वही एंगल आपके पास दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो इट मीन्स एंगल तो अब भी आपके पास ये थीटा रहेगा। तो इसका फैक्टर निकालेंगे तो ये हो गया टी डैश कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट निकालोगे तो ये हो गया टी डैश साइन थीटा। क्लियर? अब भी ये बैलेंस में, तो अपन क्या लिखेंगे? वो इन बैलेंसिंग कंडीशन या संतुलन में। तो संतुलन में अपन निकालेंगे टी डैश कॉस थीटा, इसको तो कौन बैलेंस कर रहा है? बोलो एम जी डैश, और जी डैश की वैल्यू अपन लिख चुके हैं, टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। और देखो इसने वैल्यू दे रखी है, सिग्मा की जो वैल्यू है मतलब इस लिक्विड का डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, और मटेरियल की जो दे रखी है वो दे रखी है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। इसकी तो दे रखी है 0.8 और इसकी दे रखी है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब हम लोगों से क्या पूछा है?
परावैद्युतांक पूछा है तो एक चीज़ हम देखेंगे, चलो अपन ने एक तो वैलेंस कर दिया, इस एफ डैश को और वैलेंस करो, इसको डाल देते इक्वेशन नंबर 4। अगली चीज़ टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई। अब एप्साइलन नॉट नहीं लिखोगे, एप्साइलन लिखोगे, मीडियम की बात कर रहे हैं, माध्यम की, तो 1/4 पाई एप्साइलन क्यू अपॉन, ये अपने पास कितना हो गया बोलो, आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको क्या लिख देते हैं 5। अब इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करो, इक्वेशन 5 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4, ये अपन करेंगे तो ये अपने पास हो गया टी डैश साइन थीटा अपॉन टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये अपने पास हो गया क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा एम जी, ये हो जाएगा 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। क्लियर। नेक्स्ट अपने पास टी डैश से टी डैश क्या हो गया, कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू क्या हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन, ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ये अपने पास हो गया एम जी 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। क्लियर। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर बोलो कितना 6। ये भी टेन थीटा के इक्वल है और ये भी टेन थीटा के इक्वल है, तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को अपन क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। कंपेयर इक्वेशन 3 और 6, दोनों को टेन थीटा के इक्वल है, तो इसको अपन लिखेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गया बोलो क्या एम जी। क्लियर है। और इसको लिखेंगे अपन क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ये हो गया एम जी 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर एम जी से आर स्क्वायर एम जी कैंसिल आउट। बोलो इधर क्या बचा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या बचा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को तो इधर ले आओ, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। क्लियर। अब नेक्स्ट 1/1 माइनस, इसकी जगह लिखते हैं 0.8 और इसकी जगह लिखते हैं 1.6, 0.8 अपॉन 1.6। देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को मैंने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज नहीं किया, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 0.8 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1/2, तो अपने पास एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक 1/1 माइनस 1/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये अब भी कितना बचेगा 1/2, 2 ऊपर चले जाएगा, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू कितना 2, और ये हमारे पास यूनिट लेस, क्योंकि कोई इसकी यूनिट नहीं होती, तो एप्सिलॉन आर की जो यूनिट होगी हमारे पास यूनिट लेस, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। क्लियर है। ऐसा ही देखो एक क्वेश्चन और अपन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको डायग्राम बना लो आप, और डायग्राम बना के इसको नोट भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, दो हमारे पास समरूप मतलब एक जैसे स्फेरिकल कंडक्टर दे रखे हैं V और C। आगे क्या कह रहा है, उन पर हमारे पास इक्वल चार्ज दे रखे हैं, उन पर F फोर्स लगता है, ठीक है, जब उनको कुछ डिस्टेंस पर रख दिया जाता है। अब हम कोई तीसरा गोला लेते हैं, वही कंडक्टर लेते हैं, इनके समान है लेकिन अनचार्ज है, अनावेशित है, मतलब एक तरीके से 3 गोले हो गए, गोले A B C, तीनों का आकार सेम है, B और C में आपके पास इक्वल चार्ज है, और कुछ डिस्टेंस पर हमने रख दिया, A जो है वो अनचार्ज है। अब क्या किया जा रहा है कि हम जो गोला है A वाला अनचार्ज है, उसको पहले B से टच करा रहे हैं,
और बी से टच कराने के बाद हम उसको अलग करते हैं, ए को बी से, फिर अपन सी से टच कराते हैं। अब जो बी और सी है, अब इनके बीच में नया फोर्स अपने को फाइंड आउट करना है। इट मीन्स, सुनो कहना क्या चाह रहा है, स्पेयर ए और स्पेयर बी और सी, ठीक है, इक्वल चार्ज है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर अपन रख देते हैं। लेट एट स्पेयर V and C charge value is small q which is at distance small r. क्लियर? इट मीन्स मैं बना देता हूँ डायग्राम, स्पेयर V, स्पेयर C, और ध्यान रखना ये सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय बल है, इसलिए डिस्टेंस हमेशा सेंटर पॉइंट से ली जाती है। इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस अपन स्मॉल r मान के चल रहे हैं, स्पेयर B और C। स्मॉल q चार्ज और स्मॉल q चार्ज, इनके बीच में फोर्स मान के चलते हैं F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q अपॉन r², इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कह रहा है ये? नाउ स्पेयर या अनचार्ज स्पेयर ए is touched with sphere V। हम V को स्पेयर V से टच कराते हैं स्फीयर ए को। स्फीयर ए पर कोई चार्ज नहीं दे रखा, क्लियर है? तो स्फीयर बी का कुछ चार्ज भी किस पर फैल जाएगा? ए पर फैल जाएगा। अब टोटल चार्ज है Q + 0 = स्मॉल q। अब दोनों को सेपरेट किया मैंने, B को अलग कर दिया और A को अलग कर दिया। दोनों की साइज़ सेम है, और दोनों की साइज़ सेम है तो इन पर दोनों पर चार्ज भी बराबर बराबर आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? अब इस पर चार्ज कितना रह जाएगा बोलो? Q/2, और इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? Q/2। कैसे? दोबारा देखो, इस पर चार्ज कितना है? Q, इस पर कितना था? 0, टोटल चार्ज Q। अब दोनों को अलग अलग कर दिया तो इस पर आधा रह जाएगा, इस पर भी आधा रह जाएगा, तो इस पर चार्ज कितना रहेगा? Q/2, और इस पर भी कितना रहेगा? Q/2 रहेगा। ठीक है? अब देखो नेक्स्ट, अब स्पेयर ए को बी से अलग करने के बाद अब सी से टच कराओगे। नाउ अब क्या करोगे? इस सी से टच कराना है हमें ए को, तो इसका चार्ज है स्मॉल q, और इसका चार्ज अब ए का कितना हो गया? Q/2। पहले तो 0 था, अब कितना है? Q/2। इन दोनों को टच करा दिया तो एक चीज़ बताओ, टोटल चार्ज कितना हो गया? Q + Q/2, 3Q/2। अब जब दोनों को अलग अलग करोगे, किस किस को? C को और A को, तो अब अलग अलग करने पर अब भी साइज़ बराबर है इनकी, इसलिए 3Q/2 दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो इस पर अब कितना चार्ज रहेगा? ये अपने पास कितना हो जाएगा? 4, और ये भी अपने पास कितना हो जाएगा? 3Q/4। इन दोनों का हाफ हाफ अपने पास हो जाएगा। Q + Q/2 टोटल कितना हो जाएगा? 3Q/2, आधा करोगे 3Q/4, और इस पर भी कितना हो जाएगा? 3Q/4। अब क्या करेंगे अपन? इस B और C को वापस वही स्मॉल r डिस्टेंस पर रखना है, लेकिन अब B पर चार्ज हो गया Q/2 और इस पर कितना हो गया? 3Q/4। तो अब अपन क्या करें? ये मेरे पास B, तो B पर चार्ज मेरे पास हो गया Q/2, और C पर जो मेरे पास चार्ज है वो हो गया कितना? 3Q/4। ये मेरे पास 3Q/4, और इनके बीच की डिस्टेंस वही सेम दे रखी है, स्मॉल r डिस्टेंस हमारे पास दे रखी है। तो अब अपन डिस्कस करते हैं नया फोर्स। तो नया फोर्स हो गया F' = अपने पास बोलो वही एयर में ही है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वैल्यू लिख देंगे अपन Q/2,
ये लिख देंगे अपन 3Q अपॉन 4 अपॉन कितना हो जाएगा R²। क्लियर। 3/4 और 1/2 टोटल कितना हो गया 3/8। तो एफ डैश इज इक्वल टू, ये 3/8 को तो अलग से निकाल दो 3/8। अब क्या बचा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q और स्मॉल q और अपॉन कितना हो गया ये R² हो गया। क्लियर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन R², इसकी जगह अपन किससे रिप्लेस कर देंगे f से रिप्लेस कर देंगे। तो एफ डैश इज इक्वल टू 3/8f। तो इट मीन्स नया फोर्स आपके पास पहले के कंपैरिजन में 3/8 गुना हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लासेज में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।